अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और यह है वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। हूसियों का इसराइल पर हमला, तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसा दिए। सऊदी अरब अमेरिका से $3.5 अरब का असलहा खरीदेगा। पहलगाम वाकये में भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, फ्रांसीसी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। और जावेद अख्तर का पाकिस्तान के खिलाफ झूठ जवाब हम देंगे। जी, ये थी टॉप स्टोरीज के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हूथियों का हमला, मिसाइल बरसा दिए और उसकी वजह से एयरपोर्ट बंद हो गया। बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई और ये हमला जो है वो हूथियों की तरफ से किया गया है। इस हमले का मकसद ये है बताना कि इसराइल को चैन से वो बैठने नहीं देंगे। अमेरिका के हमलों के बावजूद हूथियों की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। हूसी इसराइल की गजा पर जारहियत का भरपूर जवाब दे रहे हैं और आज सुबह हूसियों की जानिब से दागा गया मिसाइल इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे के मरकजी टर्मिनल के करीब गिरा। आज सुबह इसराइल में 269 मकामात पर फजाई हमले के सायरन बजे, जिसके बायस खौफ और हरास फैल गया। मिसाइल के बाज़ हिस्से तेल अवीव एयरपोर्ट के करीबी इलाके में गिरे, जिसके बाद तेल अवीव एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और दोबारा जो है वो अब ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन खौफ की फ़ज़ा अभी भी बाकी है। हूसी फौज के तर्जुमान याह्या सारी ने बयान देते हुए कहा है कि इसराइली हवाई अड्डा अब हवाई सफ़र के लिए महफूज नहीं रहा है। गजा जंग शुरू होने के बाद हूसियों ने कई बार इसराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन दागने का ऐलान किया। उन पर भी हमले जारी हैं, उन हूसियों पर भी अमेरिका की तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन वो इसराइल के ऊपर हमले करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता रहेगा हम इसराइल पर हमले करते रहेंगे। अगली खबर की भी यमन के ही हवाले से और यमन में ही एक नया जो लीडर है, नया वज़ीर आज़म, वो अब सामने आ गया है और ये नए वज़ीर आज़म हैं जिनका नाम है सलीम सालेह। सलीम सालेह ने यमन में काबीना के इस्तीफ़े के बाद नए वज़ीर आज़म का जो है वो ओहदा संभाल लिया है। यमन की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के साबिक़ वज़ीर ख़जाना सलीम सालेह को सदारती कौंसल ने नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। यमन के साबिक़ वज़ीर आज़म अहमद अवाद ने हुकूमत में तब्दीलियों समेत मुश्किलात के पेश नज़र इस्तीफ़ा दे दिया था और यमन की हुकूमत के मुतादिद ओहदेदारों के मुताबिक अहमद अवाद का सदारती कौंसल के सरबरा रशीदुल अलीमी के साथ इख्तलाफात थे काफ़ी, क्योंकि कौंसल के सरबरा ने साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से की गई 12 वज़रा की बरतरफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और आप लेकर चलते हैं जी अमरीका की तरफ, जहाँ पर एक मुआहदा हुआ है और ये मुआहदा है मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और इस मुआहदे में अब तय ये पाया है कि सऊदी अरब भी अमेरिका से असलहा खरीदेगा। $3.5 अरब का ये असलहा है जो कि अमरीकी असलहा है और ये फ़रोग़ किया जाएगा सऊदी अरब को। अमेरिका फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी सऊदी अरब को देगा और अमेरिका मुआहदे के तहत जो जंगी असलहा और साजो सामान सऊदी अरब को देगा उसमें एक तो ये फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद मिसाइल हैं और इसको एरिज़ोना में कायम है RTX कॉर्पोरेशन, उसके ज़रिए सऊदी अरब को फ़रोख्त किया जाएगा और उम्मीद ये ज़ाहिर की गई है अमेरिका की तरफ से कि इस मुआहदे से खलीज में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाएगा। अब ये असलहा तो ले लेगा सऊदी अरब और गुज़िश्ता महीने भी सऊदी अरब को गाइडेड हथियारों का एक निज़ाम भी अमेरिका ने फ़रोख्त किया था। ये असलहा इस्तेमाल किस पर होना है, सबसे बड़ा सवाल यह है। सऊदी अरब असलहा तो ख़रीद रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसी ही है। फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब असलहा किसके लिए खरीद रहा है, किस पर हमला करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको लेकर जाते हैं बरतानिया की तरफ, जहां पर एक सनती यूनिट में आग लगने का वाक़या पेश आया था। अब इस वाक़े के हवाले से अपडेट है। सनती यूनिट में आग लगने से 14 साला लड़के की हलाकत के बाद अब 14 बच्चों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। गेट्स हेड के फेयरफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया में जुमे को आग भड़क उठी थी, उसको बुझा दिया गया था, लेकिन इमारत के अंदर से एक लाश मिली थी। नॉर्थम्ब्रिया पुलिस ने 3 लड़कियों और 11 लड़कों को
कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक आग की जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो हो रही हैं और आवाम से किसी भी किस्म की कयासाराई करने से गुरेज करने की अपील की गई है। तो अब ये एक बच्चा है, कत्ल किया गया, ये वाक़या सामने आएगा जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी इसकी। और एक और वाक़या है जो कि बहुत ही अजीब व गरीब वाक़या है, और ये वाक़या जो है इस खातून के हवाले से है। ये खातून आप देखें, ये जज के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं और एक यूनाइटेड नेशंस की ये जज हैं। अब हुआ क्या है, इन खातून ने एक दूसरी औरत को ग़ुलाम बना कर रखा हुआ था जी, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जज हैं। ये खातून जज इनका नाम है लिडिया मुगम्बे, और बरतानिया में इन्हें 6 साल और 4 महीने कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। और इन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने युगांडा से एक खातून को मुलाजमत का झांसा दिया, अपने पास बरतानिया बुलाया, कोई मुआवजा दिए बगैर घर के काम काज उनसे करवाए, और इल्ज़ाम उन पर यह था कि उन्होंने जानते बूझते हुए एक खातून को ग़ुलाम बना कर रखा, जो कि गैर कानूनी अमल है। लिडिया मुगम्बे जो हैं वो युगांडा की हाई कोर्ट की जज भी हैं और PhD करने बरतानिया आई हुई थी, और मार्च में बरतानवी इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी, जबरी मुशक्क़त और गवाहों को डराने पर फर्द जुर्म भी आयद की गई थी। तो ये है जी मामला। अब आपको लेकर चलते हैं हम सिंगापुर की जानिब, जहाँ पर कल इलेक्शन हुए थे और अब जो है वो मुकम्मल रिज़ल्ट आ चुका है, और जिस जमात ने 1965 से हुक्मरानी संभाली हुई है वही जमात जो है वो इस बार भी जीती है। और ये जो सिंगापुर की हुक्मरान पार्टी है उसने इंतखाबात जीत लिए हैं। पार्लियामान की 97 नशिस्तों के लिए 11 सियासी जमातों के 211 उम्मीदवार मैदान में थे। पीपल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, और जो मुल्क की जो अहम अपोजिशन जमात जो कि वर्कर्स पार्टी थी उसने 10 नशिस्तें हासिल की हैं। तो ये एक तरीके से जो मामला था ये जैसा था वैसा ही रहेगा। 1965 से जिसकी हुकूमत चल रही थी वही हुकूमत अब जो है वो आगे बढ़ेगी। और एक और ख़बर की तरफ लेकर जाते हैं जो कि भारत का पर्दाफाश हुआ है, भारत का झूठ जो है वो बेनकाब हुआ है, और फ्रांसीसी मीडिया ने भारत का ये झूठ जो है वो बेनकाब किया है जी। पहलगाम वाक़े में भारत ने AI तस्वीर शेयर करके हक़ाइक़ छुपाए फ्रांसीसी मीडिया ने ये भांडा फोड़ दिया है। फ्रांसीसी TV जो है फ्रांस 24 न्यूज़, उसने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही है, जबकि हक़ाइक़ को छुपाने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और गुमराहकुन वीडियोज़ और तस्वीर को मोदी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है, और पहलगाम में मंजर-ए-आम पर आने वाली एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मरने वाले सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई, और ये जो झूठी वीडियोज़ हैं उनको भारतीय मीडिया ने सच के तौर पर पेश किया। ये चीज़ जो है वो फ्रेंच मीडिया ने अब सबके सामने जो है वो बता दी है कि भारत जो है वो कितना ज़्यादा झूठ बोलता है, और भारत की तरफ से इस तरह के जो ड्रामे होते हैं उन पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए। एक और झूठ भी है जो भारत की तरफ से ने बोला है, और उस शख्सियत का नाम है जावेद अख्तर, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऑफ भारत। और ये जो जावेद अख्तर नामी शख्स है इसने पाकिस्तान के बारे में क्या झूठ बोला, और इसका झूठ जो है वो इसी के सामने हम लेकर आएंगे और इसके झूठ का जवाब देंगे आपको। और अब आपको लेकर जाते हैं हम भारत की तरफ, जहां पर एक शख्स ने एक झूठा बयान दिया है, एक बकवास की है, जिसका जवाब आज फिर मैं दूंगा। ये शख्स है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो है वो वैसे तो भारतीयों के लिए एक बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किस्म का शख्स है, शायर है, शायरी करता है और बड़े अपने आप को दानिश्वर कहता है। लेकिन इस शख्स की दानिश्वरी जो है वो एक तरफ, ये शख्स बुनियादी तौर पर एक झूठा शख्स है, एक मक्कार शख्स है, एक फरेबी शख्स है, एक मुनाफिक शख्स है, और इसकी मुनाफिकत का पर्दा आज हम फाश करेंगे और आपको बताएंगे कि अब इस शख्स ने पाकिस्तान के हवाले से क्या झूठ बोला है। जी, इस शख्स ने एक ऐसा झूठ बोला है कि इसने अपनी ही दानिश्वरी, जो कि सो कॉल्ड दानिश्वरी है, उस पर ही सवालात खड़े कर दिए हैं। अपनी इलॉजिकल बातों को यह हमेशा लॉजिकल का टैग लगाता है, लेकिन हमेशा गलत बात करता है। या तो इसकी याददाश्त कमजोर है, या फिर मोदी का इसे इतना डर है कि वो सच बोलने से डरता है। इस शख्स के मुताबिक भारत का पाकिस्तानी फनकारों को काम करने की इजाजत देना हमेशा वन वे ट्रैफिक रहा है। नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, गुलाम अली, नूर जहां के भारत के दौरों का हवाला देता हुआ यह शख्स ये कहता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन फनकारों के साथ प्रोटोकॉल के मुताबिक सलूक किया, बड़ी इज्जत दी, यहां तक कि फैज अहमद फैज, जिसको वो बर्रे
सगीर का शायर कहता है, पाकिस्तानी शायर नहीं कहता, बर्रे सगीर का शायर कहता है, उनका इस्तकबाल स्टेट गेस्ट के तौर पर किया। लेकिन इस शख्स को, जावेद अख्तर को, लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखा गया और एक और तफरीक डालने की भी कोशिश करता है यह शख्स। इसके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ से भारत के स्टार्स को कभी इस तरह इज्जत नहीं दी गई जैसा कि भारत ने पाकिस्तानी स्टार्स को इज्जत दी। अब इसका दावा क्या है और इसने जो झूठ बोला है यह मैं आपको जरा सुनवा देता हूं, फिर इसका जवाब दूंगा, इसी के जुबान में इसी के तरीके से जवाब दूंगा। जावेद अख्तर, तुम झूठ बोलते हो, साफ झूठ बोलते हो और सिर्फ झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी गई, हमारी तरफ तुम्हारा आना सिर्फ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम अपनी याददाश्त पर जरा जोर डालो। 2023 में तुम पाकिस्तान आए थे, तुम्हें दी गई थी इज्जत, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। ये तस्वीरें तुम्हारे सामने हैं, ये पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फनकार तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे, तो क्या कर रहे हैं ये देखो, ये तुम्हारे सामने लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं तुमसे, तुम्हें तकरीबों में बुलाया जाता है, तुम्हारी बातें सुनते हैं, लेकिन तुम उधर भी बकवास करते हो। वहां पर भी तुमने ऐसे जुमले कहे जो कि गलाजत थी, सिर्फ और सिर्फ बकवास थी पाकिस्तान के बारे में, तो तुम्हें इज्जत रास नहीं है। ये देखें जी, ये तस्वीरें हैं जावेद अख्तर के दौरे की जब 2023 में ये पाकिस्तान आया था। और इसके अलावा मैं बताता हूं, खुद फरवरी 1999 में उस वक्त के जो वजीर आजम थे तुम्हारे, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके हमरा तुम सरकारी मेहमान बनकर लाहौर आए थे। तुम्हारे साथ कौन कौन था मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, सुतेश गुजराल, मल्लिका साराभाई, कुलदीप नायर और कपिल देव भी तुम्हारे साथ था। और उन सबको उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत ने सरकारी मेहमान का दर्जा दिया था। ये इज्जत नहीं है तो क्या है। ठीक एक साल पहले बॉलीवुड के पेशावर में पैदा होने वाले जो आइकॉन है दिलीप कुमार, उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज मिला था। वो किसने दिया था? वो इज्जत हमने दी थी दिलीप कुमार को। फिर 2004 में जगजीत सिंह पाकिस्तान आकर उसने परफॉर्म किया था। 2010 में वजीर आजम जो थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने लता मंगेशकर को बतौर सरकारी मेहमान पाकिस्तान मदू किया था। ये सब कुछ था, वो आई नहीं थी। हमेशा जब भी तुम आए हो हमने इज्जत दी है, लेकिन तुम्हारी बकवास जो है वो हमेशा जारी रहती है, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम मुंबई में फ्लैट नहीं खरीद सकते थे क्योंकि तुम उस वक्त मुसलमान थे। अब तो तुम मुल्हिद हो चुके हो, तुम कहते हो कि मेरा ना दीन से कोई राब्ता है ना कोई वास्ता है। अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वास्ता है और वो है मोदी और उसका डर और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना। ये पूरा मुद्दा है। सिर्फ ये जावेद अख्तर एक शख्स नहीं है भारत में, और बहुत सारे लोग हैं जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। अरुण शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म क्रिटिक, फिल्म एनालिस्ट, उनसे जरा बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अरुण साहब। कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं तो इस वक्त बहुत गुस्से में हूं। आपने देख ही लिया होगा कि मेरी क्या इस वक्त सूरत हाल है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता। असल मामला ये है, ये क्या हो गया, ये जावेद अख्तर को इस उम्र में इस तरह की ये बातें कर रहा है जैसे दुनिया को कुछ पता ही नहीं है कि कौन इज्जत देता है और कौन इज्जत नहीं देता। व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, जावेद साहब का मसला ये है, और जावेद साहब मैं ही उनको कहूँगा क्योंकि हम तो तमीज़ के दायरे में रहकर बात करेंगे, कि जावेद साहब जो हैं उनका मसला ये है कि वो अपने आप को सारी ज़िंदगी शायर बनवाने के लिए तगोदौ करते रहे हैं। देखिए, लिरिसिस्ट जो है, जो फिल्मों की सिचुएशंस के हिसाब से, और अक्सर औकात जावेद साहब अपने खुद इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि धुनों पर ही अल्फाज की तुकबंदी कर देते हैं। तो ऐसा इंसान जाहिर है उस पाए का शायर नहीं हो सकता जैसे फैज़ साहब थे। जब फैज़ साहब इंडिया गए थे तो उनको बहुत इज्जत मिली थी, सरकारी सतह पर मिली थी, लेकिन जाहिर है जब जावेद साहब आएंगे तो उनको वो इज्जत हम नहीं दे सकते जो कि हम एक अव्वल दर्जे के शायर को देते हैं। शायर वाली इज्जत उन्हें नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिलेगी। उनको बॉलीवुड के हवाले से ही जाना पहचाना जाएगा और उसी तरह के एक दूसरे दर्जे के तुकबंद लिरिसिस्ट के तौर पे ही उनको समझा जाएगा। किस दर्द डिस्को किसने लिखा? जावेद साहब ने लिखा। तो फिर ऐसा शायर अपने आप को अगर इंटेलेक्चुअल कहे तो क्या कहा जा सकता है? उसके पर हंसा ही जा सकता है। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वही साहब हैं जिन्होंने पहले कहा था कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए मुंबई में घर लेने की इजाज़त नहीं है, कि कोई हमें घर बेचने को तैयार नहीं है। और ये और इनकी वाइफ शबाना आज़मी, और शबाना आज़मी साहिबा स्टेट टेलीविजन के ऊपर बैठकर इंटरव्यू दे चुकी हैं हमारे यहाँ पर। पीटीवी ने उनको इनवाइट किया था। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी तौर पे हमने उनको इज्जत नहीं दी। आपने बहुत से फनकारों के नाम लिए। आपको बताऊं कि लता मंगेशकर का मैं इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड देखा है मैंने, और लोग देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, जिसमें वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान से उनको बहुत प्यार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने उनको ऑफिशियली इन्वाइट भी किया है,
लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त तासुब की वो फिजा है और हालात साजगार नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान जाने के बारे में अभी नहीं सोच रही। तो जावेद साहब, मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा जरा अगर आप तहकीक कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। और और ये फसाना हिंदुत्व ज्यादा के चलने वाला खिलाफ नहीं कोई है। बात नहीं क्यों करेंगे, आखिरी उम्र में इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म है उसके हवाले से जी कोई बात बिल्कुल। नहीं करेगा ये शख्स, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। अच्छा, जावेद अख्तर को छोड़ते हैं और अब बाकी आखिरी जो उम्र लोग में हैं, वही बात है कि जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी उम्र में आकर सठिया गए जावेद साहब, और जाहिर है कि वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए जहां इंसान को सही गलत की तमीज भूल जाती है। तो उनके साथ भी यही मामला हो रहा है, मुझे हुआ लगता है। है। अच्छा, और भी बहुत सारे फनकार हैं भारत के जिनकी यही रविश है। मैं चाहूंगा कि उनके हवाले से भी आप थोड़ा सा बता सकें कि कौन कौन और लोग हैं जिनकी यही हरकतें हैं, यही बातें वो करते हैं। देखिए जी, कुछ तो हम बिल्कुल जानते हैं कि जो ऑल आउट, हमें पता है कि उनके दिल जो है बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और वो सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी मुझे हैरत होती है कि एक फनकार ऐसी बातें कैसे कर सकता है। आप जानते हैं कंगना रोनाट जो है वो इस हवाले से बहुत खबरों में रहती है, और फिर उसके बाद अजय देवगन है या अक्षय कुमार है, उनकी फिल्मों का, उनके कंटेंट का जो अंदाज रहता है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग किस कदर दिल में पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। अपने जो यहाँ पर उनके परिस्तार हैं उनके लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी अब ये सोचने का मुकाम है कि हमारे पास भी बॉलीवुड के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप जिस तरह अपने वहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसको प्लीज़ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो लगे रहिए फिर इसी तरह ही। जहाँ पे बात आती है कुछ अच्छे फनकारों की, जैसे अनुपम खेर साहब की मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, लेकिन लेटली उनका जो मैंने रवैया देखा है उससे मुझे यह अंदाज़ा होता है कि मोदी सरकार जो है उसने फनकारों को ऐसे गिच्ची से दबाया हुआ है कि इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में या अपने यहाँ पर जो उनके परिस्तार हैं उनके हक में या सच्चाई की कोई बात ही कर ली जाए। तो अनुपम खेर साहब भी उसी रविश पे चल पड़े हैं। तो ऐसे बहुत से फनकार हैं जो एक के बाद एक हम सुनते आ रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि ये जो प्रियंका चोपड़ा साहिबा हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के तौर पे जानी जाती हैं, उन्होंने जब पिछली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तसादुम की सूरत हाल बनी थी तो उन्होंने भी अपनी देशभक्ति में बहुत सारी ट्वीट्स की थी, और उसके ऊपर जब उनको लोगों ने शर्मिंदा किया कि आप तो यूएन की एम्बेसडर फॉर पीस हैं, तो आप ये क्या काम कर रही हैं, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने वो ट्वीट जो थी वो डिलीट भी की थी गालिबन। तो इस तरह की तो ये लोग हैं, इस तरह की तो इनकी जहनीत है, जंगी जुनून में मुब्तला हैं, और वही जंगी जुनून जो हमें भारत में नजर आता है वही उनके फनकारों में भी नजर आ रहा है। और मैं तो ऐसे लोगों को फनकार मानने के ही खिलाफ हूँ। ऐसा इंसान जो कि इंसानियत की सतह से इस हद तक गिरा हो कि जिसको जंग जदल और जिसको खून खराबे में भलाई नजर आ रही हो, वो फनकार कहलाने के लायक नहीं है। फनकार तो सिर्फ वो होता है जो अमन की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, लेकिन यहां पर हमें मोहब्बत और अमन की बात तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और ये जो है ये इसी तरह अपने वहाँ की सियासत के लिए जिंगोइज्म को हवा देते रहेंगे। जहाँ पर हमें नज़र आता है, अभी छावा के वक्त जब हुआ था, हमने इससे पहले बात भी की थी कि जिस तरह वो है अपनी मुसलमान कम्युनिटी को दबा कर रखे हुए हैं, उससे नज़र आता है कि जी उनको पता है उनकी मार्केट क्या है, और ये कहानी सारी मार्केट की है। उनको पता है बॉक्स ऑफिस किस तरह जो है वो अर्निंग करता है, और वो इसी तरह की फिल्में, इसी तरह का कंटेंट बनाकर फेंकते रहेंगे क्योंकि उनको मतलब सिर्फ अपने पैसे से है। तो ये जो हमारे जो फनकार हैं वो देशभक्ति शामिल नहीं। हमारे जो फनकार हैं वो अब इनका असली चेहरा देखने के बाद क्या इन्हें वही इज्जत देंगे जो पहले दी गई है? मिसाल के तौर पर जावेद अख्तर की अगर मैं बात करूं तो जावेद अख्तर को हमने बड़ी इज्जत दी जब वो पाकिस्तान आया, तो अब हम सब जानते हमारे फनकार क्यों इतना बिछे जाते हैं इनके पीछे? देखिए जी, एक तो हम मेहमान नवाज लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, तो हम तो हमेशा ही जब भी हमारे यहाँ कोई आता है, कहीं से भी आए, दुनिया के किसी भी कोने से आए, तो हम उनके बड़ा खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें भी अब ये सोचने की ज़रूरत है, और बहुत सारे फनकारों ने इसके ऊपर भी बात की है और बड़ी अच्छी बातें की हैं। उर्वा का मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा। आज ही उनकी एक वीडियो आई है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ उन्होंने कहा है कि नथिंग अबव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो हमारे जो फनकार हैं उनको भी इससे हीड लेने की ज़रूरत है कि बस कर दें अब। अगर इंडिया बहुत बड़ी मार्केट होगी बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन जहां पर आपकी इज्जत नहीं वहां हमें जाना ही नहीं, उस गली में जाने का हमारा कोई इरादा ही नहीं। तो अब जो है ये बार बार हम देख चुके हैं करके, अब हम इस झांसे में नहीं आएंगे
और अब जो है वो हम अपने ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करें, इसमें अच्छा काम करके दिखाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने कि हमें सीखना है कि हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें नहीं डिपेंड करना है इंडिया के सिनेमा पर, हमें नहीं डिपेंड करना किसी और मुल्क के फनकार पर, और खासतौर पर ऐसे फनकार से जो हमसे नफरत करता हो। हम मोहब्बत के लोग हैं, आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो हम आपसे 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करेंगे, लेकिन अगर आप जो है वो नफरत का मुजाहरा करेंगे तो फिर हम वैसा ही सुलूक करने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं दो और लोगों की बात करना चाहूंगा। आजकल सोशल मीडिया के स्टार्स जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं। दो ऐसे लोग जिनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है और भारत ने जो धमकी दी है और वगैरह वगैरह सारी बात उनसे की गई, उनका क्या जवाब था ये मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। जन्नत मिर्जा नामी एक लड़की है, जन्नत मिर्जा उसका नाम है, दिखाएं जी जन्नत मिर्जा। ये जी बड़े सब्सक्राइबर हैं इस लड़की के, और इस लड़की से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल है उस पर इससे बात करने की कोशिश की गई तो इसने क्या कहा, जरा आपको दिखाते हैं। जी देखा आपने, ये अपने लबों को सी लिया इन्होंने, कोई बात ही नहीं की। क्यों? इसकी वजह हम जानते हैं। फिर उसके अलावा एक और शख्स है, उसका नाम है जी डकी नामी ये एक लड़का है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। डकी भाई इसका जो है वो कोई है सोशल मीडिया हैंडल, और पहले भी ये पाकिस्तानी फनकारों के बारे में भी बकवास कर चुका है। लेकिन खैर, अब इसने क्या कहा जब इससे बात हुई, सोशल मीडिया की सेंसेशन लोग इसको मानते हैं, और ये अपने किसी मुकदमे के चक्कर में अदालत में था, इससे बात की गई तो इसने क्या जवाब दिया, सुनवाएं। मेरा अभी अपना पर्सनल मसला चल रहा है, उसको हल करके हम इसको जी जब इससे पूछा गया पाकिस्तान और भारत के मामले के बारे में तो इसने कहा कि मेरा अपना कुछ मसला चल रहा है, पहले मैं वो डील कर लूं, फिर उसके बाद इससे बात करूंगा। तुम्हारा हर मसला इस मुल्क की बात से छोटा है, यह बात याद रख लेना। मुल्क सबसे ऊपर है, मुल्क सबसे बड़ा है। और उसके बाद अजीब सी एक बेहुदा सी हंसी इस शख्स की, इन लोगों को अनसब्सक्राइब करना होगा, इन लोगों से दूर रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ऊपर है और सबसे पहले है। अरुण साहब, ये जो सोशल मीडिया पर जो ये लोग हैं और जिनको बड़ी इज्जत दी जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से, बड़े सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, इंडिया में भी बड़ी इनकी फॉलोइंग होगी, इसी फॉलोइंग को बचाने के चक्कर में ये इस तरह की बातें करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है वैसे। और आप देखिए कि ये जो खातून है जन्नत मिर्ज़ा, इनके कोई मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ किस्म के फॉलोअर्स हैं, टिकटॉकर हैं ये एक्चुअली। इनका मेन प्लेटफॉर्म जो है टिकटॉक है, और ये लंदन में इनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया था, और यही नहीं पिछले 2-3 दिन की बात है। तो जिस किस्म का इन्होंने रिएक्शन दिया उसके ऊपर मैं तो कुछ खास हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन टिकटॉकर किस्म के अफराद से कोई ख़ास इंटेलेक्चुअल डेप्थ की उम्मीद भी नहीं रखता। मेरे ख्याल में जन्नत मिर्ज़ा जिन्होंने अपनी ये सारी कमाई ही बनाई है इन टिकटॉक वीडियो से, जहां उनको बोलने की कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं, मुंह तो कभी खोला नहीं, किसी मुद्दे के ऊपर, किसी इशू के ऊपर कोई अच्छी इंटेलेक्चुअल बात तो की नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस करके दिखाई, वो भी प्री रिकॉर्डेड किस्म के ट्रैक्स के ऊपर। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको ये बात समझ में भी आएगी या नहीं? उनको नजर आएंगे सिर्फ अपने इंडिया के फॉलोअर्स, और उन्होंने उसी हिसाब से बात की, और वाकई क्या बात की कि हैरानगी होती है, मुझे हैरत होती है। फिर ये जो डक्की भाई हैं, बेहुदा वीडियोस बना बनाकर ये खुद आज जो है अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तो उनसे कोई पूछे कि भाईजान, जिस मुल्क में आप रहते हो, जिस मुल्क के आपके फॉलोअर्स हैं, 8 लाख मेरे ख्याल में फॉलोअर्स हैं, या 80 लाख फॉलोअर्स हैं, खुदा जाने, लेकिन जो भी हैं वो पाकिस्तान से ही आपने अपने काम का आगाज़ किया। लाहौर के शहर में आप रहते हैं, यहाँ आपकी फैमिली है, यही आपकी आइडेंटिटी है, ग्रीन पासपोर्ट अभी भी आपके हाथ में है। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये मसला आपका मसले से छोटा मसला तो नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप क्यों इस पे कमेंट करने से घबरा रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ये डर है कि इंडिया के जो मजा लेने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, जिनको आपको देख के बड़ा मजा आता है, वो जो है वो ये आपके इस कमेंट से कहीं आपको अनफॉलो ना कर दें। इतनी छोटी जहनियत, इतनी छोटी सोच इन टिकटॉकर्स ने और यूट्यूबर्स ने दिखानी शुरू की है कि मुझे तो हैरत होती है कि ये अपने आप को किस मुंह से पाकिस्तानी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं यही कहूंगा कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो ये सोच लें कि उनका मुस्तकबिल इन टिकटॉकर्स के साथ और इन यूट्यूबर्स के साथ जुड़ा है या पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। हम सब पाकिस्तान के साथ ही जुड़े हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद ना कह सकें, उन सब लोगों को कैंसिल करना है, उन सब लोगों को अनसब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, हारून शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाते एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं एक चीज जो कि हमने कल के प्रोग्राम में कही थी, हुकूमत पाकिस्तान को याद दिलाना है मुझे कि जब हम कल प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि भारत की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूट्यूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया है, भारत की हुकूमत ने IS
ISPR का यूट्यूब अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है? अभी तक नरेंद्र मोदी जो भारत का जो उसका नरेंद्र मोदी का जो ऑफिशियल अकाउंट है यूट्यूब, वो पाकिस्तान में एक्सेसिबल है। भारत की फौज का जो यूट्यूब अकाउंट है वो पाकिस्तान में एक्सेसिबल है। क्यों उनको बंद नहीं किया जा रहा? फौरी तौर पर उन अकाउंट्स को बंद किया जाए। और आपको लेकर चलते हैं सेगमेंट में हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जहां हमने आपको बताया था कि कल इंतखाबात हुए और इंतखाबात में वही शख्स वजीर आज़म बन गया जो कि ऑलरेडी वजीर आज़म था, यानी कि एंथनी अल्बनीज़, जो कि लेबर पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्हें अवाम ने चुन लिया और जो दूसरी मर्तबा इनकी जो है वो कामयाबी सामने आई है। और इनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे उनको सिर्फ मिली जी 24 नशिस्तें और पीटर डटन जो हैं उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली। ये बड़ी वैसे पॉजिटिव बात है कि जो हारता है वो बड़े तमीज़ से, तहजीब से शिकस्त कबूल कर लेता है। अब ये जो दोबारा से इनको हुकूमत मिली है एंथनी अल्बनीज़ को, उन्होंने 70 नशिस्तें हासिल की। अब इनका प्लान क्या होगा और क्या उन्होंने आवाम से वादे किए थे और अब आवाम का क्या रिस्पॉन्स है इस रिज़ल्ट पर, इस हवाले से हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी से लेकिन अब ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी हो चुके हैं सादुल हसन। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया साद। मुझे तो ये बताइए सबसे पहले कि ये जो रिजल्ट आया है, क्या ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था? पोल्स यही कह रहे थे। अच्छा, वैसे किसी हद तक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था इन टर्म्स ऑफ लेबर की जीत, लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिलचस्प हकायक भी हैं। अब जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 जमाती निज़ाम, खैर दूसरी जमातें भी छोटी हैं लेकिन प्रीडोमिनेटली 2 जमातें मौजूद हैं जो मुख्तलिफ बारियों पर हुकूमतें माजी में करती आई हैं। लेबर जो कि अभी इनकमेंट गवर्नमेंट भी है और लिबरल इत्तेहाद। लेकिन इस इलेक्शन में दोनों जमातों ने कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। अच्छा, अब वो रिकॉर्ड ये हैं कि जो ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी, जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरी दफा जीते हैं, लगभग 20 साल के बाद ये वो पहले वजीर आजम है जो लगातार दूसरी दफा इलेक्शन जीत रहे हैं और वजीर आजम बन रहे हैं। ये तो रिकॉर्ड है जो लेबर पार्टी ने बनाया, और इसके साथ लेबर पार्टी ने ये रिकॉर्ड भी बनाया कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन कमीशन है उसके जो ऑफिशियल अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक लेबर पार्टी अब तक तकरीबन 82 सीट्स जीत चुकी है, जो कि लेबर पार्टी की इन इटसेल्फ सबसे ज्यादा जो जीतने वाली सीट्स हैं माजी से लेकर अगर कंपेयर करें। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन ने भी कुछ रिकॉर्ड बनाया इस इलेक्शन में जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। जो लिबरल इत्तेहाद जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो जमात जिसने 2013 के इलेक्शन जीता, 2016 के इलेक्शन जीता और 2022 का इलेक्शन जीता, उस जमात के जो लीडर थे, जो इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर का फेस भी थे और पहले ऑपोजिशन लीडर भी थे, पीटर डटन, वो अपनी सीट भी हार गए। और ये वो सीट थी जो 24 साल से लगातार उनके पास थी। अच्छा। और ये कभी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया की तारीख में कि एक ऑपोजिशन लीडर फेडरल इलेक्शन में वो ना सिर्फ उनकी जमात हारे बल्कि वो अपनी सीट भी हार जाए। और एक और अनएक्सपेक्टेड चीज ये हुई कि पिछले इलेक्शन में गो के लिबरल हारे थे लेकिन उनकी 58 सीट्स थी आउट ऑफ 151, लेकिन इस इलेक्शन में अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक वो सिर्फ 35 सीट्स जीत पाए, यानी उनका 40 सीट्स जीतना भी नामुमकिन लग रहा है। तो ये वाले रिजल्ट्स जो हैं ये किसी हद तक अनएक्सपेक्टेड थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कनाडा के इलेक्शंस में हमने देखा कि वहाँ पर एनडीपी जो थी उसको जब खातिर खा कामयाबी नहीं मिली और उनके जो जगमीत सिंह जो कि उस पार्टी को लीड कर रहे थे वो भी हार गए, तो उन्होंने अपनी पार्टी की जो सदारत है उससे इस्तीफा दे दिया। तो अब पीटर डटन का कोई ऐसा प्लान है या वो अभी चिमटे रहेंगे? अच्छा, पीटर डटन जो है वो पार्टी के ऑपोजिशन लीडर थे और पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे अगर पार्टी जीत जाती तो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि पीटर डटन अपनी सीट भी हार गए हैं, तो पीटर डटन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहे नहीं है। तो अब लिबरल के पास जो सबसे पहले तो ये सोच रहे थे कि इलेक्शन हारने के बाद उनका लाहेमल क्या होगा, लेकिन अब लाहेमल तो दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले तो ऑपोजिशन जमात लिबरल को ये देखना है कि उनका लीडर ऑपोजिशन का कौन होगा। तो पीटर डटन तो फिलहाल इज नोवेयर इन द पार्लियामेंट, तो उनका पार्टी की जो कयादत है संभालना ना संभालना वो इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वो भी पॉलिटिकल मंजरनामे से, जो पार्लिमानी सियासत का मंजरनामा है, उससे गायब है। तो इस वक्त तो लिबरल का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अपना एक लीडर तलाश करना है जो उनको पार्लियामेंट में लीड कर सके। सही। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट जो हुकूमत बनाएगी लेबर पार्टी, क्या ये एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ इनको दूसरों की मदद की दरकार होगी? ये तो मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट है। वैसे 151 सीट जो टोटल सीट्स हैं, टोटल 151, तो सिंपल मेजॉरिटी के लिए 76 सीट्स चाहिए। पिछले इलेक्शन में लेबर गवर्नमेंट के पास 77 सीट्स थी, अब तक वो 82 सीट्स जीत चुके हुए हैं।
तो इजी मेजोरिटी इनकी है ये तो, और अभी भी कुछ सीट्स ऐसे इनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। ओके तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं जो कुछ स्विंग बोर्ड से उनके मुताबिक कि 85-86 करीब सीट्स तो लेबर पार्टी जीत रही है, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट बनाने के लिए। ओके अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो उनके वादे थे, क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस की अगर हम बात करें या इन्फ्लेशन की बात कर लें, इमिग्रेशन का इशू, 2-3 इश्यूज थे जो कि बहुत ज़्यादा जिन पर बात हो रही थी कैंपेन्स के दरमियान भी। तो उनके क्या वादे हैं और कैसे उन वादों की वो तकमील की तरफ जाएंगे? अच्छा, जो 2-3 बड़े इश्यूज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को फेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर, उनमें सबसे पहला जैसे आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त की हाउसिंग क्राइसिस। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप रेंट्स की बात करें या अगर आप घर खरीदने की बात करें, ऑस्ट्रेलियंस के लिए इस वक्त अपना घर खरीदने का ख्वाब बन चुका हुआ है। बहुत ज्यादा क्राइसिस है यहाँ पर। तो एंटनी अल्बनीजी जो कि लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि, और इलेक्शन से पहले उन्होंने अपनी पॉलिसी में ऐलान भी कर दिया था कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए वो 5% डिपॉजिट की पॉलिसी ला रहे हैं। यानी अगर आपके पास जो 5% डिपॉजिट है वो अमाउंट आपके पास मौजूद है तो आप घर खरीद सकते हैं, जिसकी उन्होंने मैक्सिमम कैप भी रखी है। इसके साथ उन्होंने $10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, तकरीबन 1 लाख ऐसे घर बनाने का जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए होंगे। 1 और लाख घर लगभग बनाएंगे? 2000 1 लाख घर बनाएंगे। अच्छा। और 2027 से 2028 के टाइम पीरियड में जो वो एक एस्टिमेट कर रहे हैं, जो उनका एक प्लान है, तब तक जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं वो इस पॉलिसी से मुस्तफीद हमारे होकर उन पास घरों में 10 लाख शिफ्ट हो घरों का सकते वादा हैं। था ना शायद हमारी तरफ। नहीं, हम ज्यादा तरक्की पजीर हैं। हम ज़्यादा बिल्कुल सही, 50 लाख घर थे, पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां थी। हाँ चलो ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की वो तरफ आते हैं, डाइवर्ट ना जी नहीं जी, होना चाहिए बिल्कुल हमें। बिल्कुल। जी तो एक तो ये सबसे बड़ा उन्होंने हाउसिंग क्राइसिस को एड्रेस किया। इसके बाद जो दूसरा बड़ा इशू यहाँ पर था वो था इन्फ्लेशन का, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई का। अब कुछ बड़े सुपर स्टोर्स यहाँ पर थे जिनकी हेजेमनी है, जो अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो 2-3 बड़ी चॉइसेस हैं जो ऑस्ट्रेलियंस के पास मौजूद हैं। उनके पास कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास नहीं था, कोई खास खातिर ख्वाह, जिसकी वजह से वो जो सुपर मार्केट्स थी वो उनकी कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। अच्छा। अब जो एंटनी अल्बनीजी थे उन्होंने अपनी पॉलिसी ये दी है जिस पर अब लग रहा है कि वो अमल दरामद करेंगे। उनका मंशूर था एक तरह से अगर आप कह लें, वो ये था कि वो एक प्राइस का एक टास्क फोर्स कायम करेंगे जो इन सुपर स्टोर्स में प्राइस को रेगुलेट करेगी। तो काफी हद तक जो प्राइस हाइक था, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इशू था, उसको भी उन्होंने इस तरह से एड्रेस किया, जो आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि वो किस हद तक कर पाते हैं। सही। जो तीसरा बड़ा इशू था टैक्सेशन का। जी अब ऑस्ट्रेलियंस को ये सबसे बड़ा इशू है कि टैक्स जो रेशियो है, जो टैक्स रिडक्शन है, वो बहुत ज्यादा है। तो अब एंटनी अल्बनीजी ने जो अपनी पॉलिसी दी, उन्होंने टैक्स कट्स अनाउंस किए, उन्होंने खातिर खा टैक्स रिलीफ जो है वो उनका ऐलान किया है अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी अपनी अच्छा। पॉलिसी में। और अब वो लगता यही है कि जो उनकी अब कल जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि इस वादे को भी वो पूरा करेंगे अपनी इस टर्म में। और जो चौथा बड़ा इशू था वो जो है वो एनर्जी बिल्स का था, जो इलेक्ट्रिसिटी और जो आपकी यूटिलिटीज बिल थे जी उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा था। तो $150 तक का रिलीफ डोमेस्टिक बिल्स में भी, और जो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज थी उनका ऐलान किया है गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन से पहले, जिसका उन्हें मुझे लगता है कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा फायदा भी हो, जो रिजल्ट्स में सामने है। तो ये 4 बड़ी इश्यूज थे जिनको अल्बनीजी गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, प्रोमिस किए। तो अब अब देखते हैं देखें ना, कि जब अपने जब प्रोमिस को पूरा कहते करते हैं हैं। कि हम टैक्सेस कम करेंगे और बिल्स भी कम करेंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो फिर उनको चाहिए होगा। अब वो कैसे वो रेवेन्यू लेकर आते हैं, ये एक गेम होगा जो कि देखना पड़ेगा कि वो आइंदा Exactly. आने वाले वक्तों में वो क्या करते हैं। और ये वह सबसे बड़ी तनकीद भी थी जो ऑपोजिशन पे कर भी रही थी कि आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, अगर आप इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं तो फिर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट से ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन अवाम ने इस तनकीद को बाय नहीं किया। सही। अच्छा, पीटर डटन जो है वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप वाला जो है ना, वो एक उनका परसोना बना हुआ था और उनसे वो इंस्पिरेशन भी लेते थे। तो उनका हारना, क्या ये बात हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो सोसाइटी है वो उस एक्सट्रीमिज्म का शिकार नहीं हुई है, या वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो एक नारा है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी वजह से जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अमेरिकियों को, उस तरफ ऑस्ट्रेलियंस नहीं गए? अच्छा, वैसे आपने बड़े मजे की बात की है। इस वक्त कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन ना जीतते तो शायद पीटर डटन के इंतखाबी नतायज ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ होते। अच्छा। अब उसकी वजह, ऑल्दो पीटर डटन जो है वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं ट्रंप के इस परसेप्शन से, लेकिन मसला ये कि ट्रंप की पॉलिसी थी इमिग्रेशन पे चेक लगाने की, और ट्रंप पे ये परसेप्शन है कि इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ है। जी। पीटर डटन के बयान क्लियर ऐसे हैं कि इमिग्रेशन पे चेक लगाना चाहिए, और वो भी इमिग्रेशन के खिलाफ है। उसके बाद ट्रंप ने जो अपने मंशूर में और इलेक्शन जीतने के बाद जो जॉब कट्स का ऐलान किया था ब्यूरोक्रेसी के अंदर खास तौर पर, जिसकी वजह से एक जी। खास बड़ी अमाउंट की ब्यूरोक्रेट्स उनसे खिलाफ हो गए थे, पीटर डटन ने भी इस तरह का ऐलान किया था। इसके अलावा अब सबसे बड़ा इशू था कि टैरिफ्स, जो ट्रंप की पॉलिसी थी उसके बाद जो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में फैल गई थी, वो ऑजीज के अंदर भी थी।
ऑस्ट्रेलियंस को ये सबसे बड़ा मसला था कि अगर पीटर डटन जो खुद को ट्रम्प से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं, वो किस हद तक अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है इसको रीनिगोशिएट कर पाएंगे। तो उनके लिए इस हवाले से जो लेबर गवर्नमेंट थी वो एक बेहतर चॉइस थी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, जब आपको याद होगा कि ट्रंप ने इलॉन मस्क को चेयरमैन बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, उसी तरह की एक शैडो मिनिस्ट्री बनाई पीटर डटन ने गवर्नमेंट एफिशिएंसी की, और उसकी एक मिनिस्टर उन्होंने तैनात की, शैडो मिनिस्टर। और वो शैडो मिनिस्टर ट्रंप की तरह रेड कैप पहनकर स्लोगन लगाती रही, मेक ऑस्ट्रेलिया ग्रेट अगेन। तो ये कुछ ऐसे इंप्रेशंस थे जो लिबरल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ गए, और ऑस्ट्रेलियंस ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो लिबरल को हुकूमत देते हैं तो वो मोर लेस वैसी ही एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेके आ सकते हैं जो कि अमेरिका में ट्रंप लेकर आए थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस चोज नॉट टू फॉलो दैट पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, और इसलिए उन्होंने फिर बहुत ज्यादा डिसाइड किया कि हम लेबर को वोट देते हैं। साबित हुआ जो ट्रंप के पीछे जाएगा वो पाश हो जाएगा। तो वो सिर्फ पास नहीं होगा, वो अपनी 24 साल से रखने वाली सीट भी हार जाएगा, वो भी हार जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सादुल हसन हमारे साथ मौजूद थे और बात हो ऑस्ट्रेलिया की सियासत की। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।